देखिए हम लोग क्या है, एक 100 क्वेश्चन की सीरीज लेके चल रहे हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपसे ये वादा किया है कि मैं हर क्रॉप का 100 क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन है हर क्रॉप का, मैं करवाऊँगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, हर क्रॉप से 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो उसी के क्रम में हम लोग एक वीडियो पैडी की आ चुकी है, यानी धान की एक वीडियो बन चुकी है, ठीक है। ये है दूसरी वीडियो। इसके पहले जो क्रॉप मैं पढ़ा चुका हूँ व्हीट है, सोयाबीन है, ठीक है। इन दोनों के 100 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। तीसरी जो क्रॉप मैं लेके आया हूँ 100 क्वेश्चन की सीरीज में, वो है पैडी यानी धान, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। बात है कि इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है जिसमें हम लोग क्या है 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे, ठीक है। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं कि क्या कहानी है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21, कि धान की ट्रांसप्लांटिंग हेतु सामान्य नर्सरी विधि से बीज दर कितनी होनी चाहिए। यानी कुल मिला जुला के क्या कह रहा है कि सीड रेट बताइए। क्या बताइए? सीड रेट यानी बीज दर। यानी कुल मिला जुला के ये कह रहा है कि अगर हमें धान की रोपाई करनी है यानी ट्रांसप्लांटिंग करनी है, ठीक है, एकदम हमें सामान्य नर्सरी तैयार करनी है, तो हमें 1 हेक्टेयर अगर हमें धान लगाना है तो कितने बीज की आवश्यकता होगी। तो देखिए 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होगी। अब क्या है, 40 से 50 किलोग्राम क्या है बीज लेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, नर्सरी तैयार करेंगे, ठीक है। फिर नर्सरी जब तैयार हो जाएगी तो इसी सीडलिंग को उखाड़ के हम लोग किसी दूसरे फील्ड में ट्रांसप्लांट करेंगे, ठीक है। यही है ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। समझ में आ गया? तो हमें एक नॉर्मल नर्सरी तैयार करनी है धान की, ठीक है, कोई नॉर्मल विधि अपनानी है, तो कितना सीड रेट हम लोग को लगेगा, 40 से 50 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी अगर 1 हेक्टेयर हमें धान लगाना है तो उसमें क्या है 40 से 50 किलोग्राम धान की हम लोग नर्सरी तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यह देखिए एक मेथड है, ठीक है, जिसे हम लोग श्री मेथड कहते हैं। श्री मेथड भी कहते हैं, कहीं नॉर्मल भाषा में हम लोग क्या है SRI मेथड भी कह देते हैं। इसका फुल फॉर्म, एस का मतलब सिस्टम, आर का मतलब राइस और आई का मतलब इंटेंसिफिकेशन। यानी SRI का जो फुल फॉर्म है वो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप उसे भी अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। कह रहा है विधि में प्रति हेक्टेयर बीज दर कितना लगता है। यानी अगर हम लोग श्री कह दें या SRI मेथड से हम लोग जैसे धान लगाना चाह रहे हैं, तो 1 हेक्टेयर अगर हम धान लगाना चाह रहे हैं, 1 हेक्टेयर धान लगाना चाह रहे हैं, तो कितना धान का बीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें देखिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर अगर आपको धान लगाना है, ठीक है, 1 हेक्टेयर आपके पास खेत है और आपको अगर 1 हेक्टेयर धान लगाना है, और किस मेथड के द्वारा, श्री मेथड या SRI मेथड बोल दें, ठीक है, तो आपको 1 हेक्टेयर में कितना धान लगेगा, 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ गई। चलिए, ठीक है। अभी देखिए इसी में और चीज़ें देखते हैं। जो SRI मेथड है, ठीक है, ये कहाँ से आई, मेडागास्कर से, मेडागास्कर, ठीक है। जब आप अफ्रीका महाद्वीप देखते हो, अफ्रीका महाद्वीप, तो यहाँ ऐसे इस तरह से एक देश दिखता है, यही क्या है, मेडागास्कर। कभी जब आप अफ्रीका महाद्वीप मैप में देखिएगा तो यहीं किनारे पे ऐसे एक देश है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मेडागास्कर, ठीक है। तो ये SRI मेथड कहाँ से आई थी, मेडागास्कर से आई थी, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात देखिए, SRI मेथड में एक बात
और बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जब SRI मेथड के द्वारा हम लोग धान लगाते हैं, ठीक है, तो पूछा जाता है कि कितने पौधे लगाते हैं। तो ये अगर हमें मान लीजिए खेत में ऐसे ऐसे लगाना है धान को, तो एक जगह कितने पौधे लगाएंगे, तो एक जगह सिर्फ एक पौधा लगता है, यानी सिर्फ कितने, एक पौधे को लगाया जाता है एक जगह, ठीक है, समझ गए, यानी एक सीडलिंग को एक जगह हम लोग लगाते हैं, याद आ गया। तो क्या है, एक पौधा प्रति स्थान, ठीक है, क्या कहते हैं, एक पौधा प्रति स्थान, ठीक, एक स्थान पर सिर्फ एक पौधा लगाते हैं, एकदम याद करिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं दूसरा, ये सारे मेथड से एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि डिस्टेंस कितनी हो, जैसे मान लीजिए आप लगा रहे हो तो दो पौधों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो 25 गुणे 25 की डिस्टेंस लेते हैं एक। अब देखिए 25 गुणे 25 का क्या मतलब है, 25 गुणे 25 का देखिए ये मतलब है, जैसे कहीं पे भी अगर डिस्टेंस पूछ रहा है तो ऐसे लिखा है 25 गुणे 25, यानी देखिए पौधे से पौधे की दूरी कितनी, 25, और दूसरी लाइन, इस एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी कितनी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। और कितने जल की आवश्यकता होती है, जब हम लोग, एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि SRI मेथड से जब हम लोग धान की खेती करते हैं तो कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो 900 लीटर, ठीक है, 900 लीटर में, सॉरी लीटर में 900 mm, ठीक है, वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ में आ गई। SRI मेथड में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, NPK कितना होता है यहाँ पे, तो NPK यहाँ पे जो होता है तो 20 15 10 kg प्रति हेक्टेयर, ठीक है, kg प्रति हेक्टेयर, यानी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन लगेगा, 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस लगेगा, 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर पोटास लगेगा, ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला कह रहा है, देखिए डेपोग मेथड है, ठीक है, डेपोग मेथड में ये कह रहा है, इस विधि से पौधे कितने दिनों में रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमने आज डेपोग मेथड पे एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पे, देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें क्या है, लगभग 14 दिन में पौधा जो है तैयार हो जाता है। डेपोग मेथड, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, डेपोग मेथड में क्या करते हैं कि इसमें जो है, जो नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है, जो नर्सरी तैयार करते हैं हम लोग धान की, वो मिट्टी में नहीं तैयार करते हैं, मिट्टी में नहीं तैयार करते हैं। डेपोक विधि द्वारा जब भी हम लोग नर्सरी तैयार करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो धान होता है हमारे पास, धान को हम लोग भिगो देते हैं पानी में, ठीक है, फिर इस धान को निकाल लेते हैं, भिगोने के बाद बाहर निकाल देते हैं, फिर क्या है, ये धान जो है ये जर्मिनेट कर जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसे नहीं हम लोग चने को हम लोग भिगो के रख देते हैं तो क्या है कुछ दिन में जर्मिनेट कर जाता है, तो ये जर्मिनेट कर जाता है, और जैसे ही ये आपका धान जर्मिनेट किया, फिर इसको हम लोग क्या करते हैं कि केले के पत्ते के ऊपर, या तो आपके घर में जो फर्श होता है उसके ऊपर, क्या है, इसको आधा सेंटीमीटर, ठीक है, आधा सेंटीमीटर मोटाई में धान को ऐसे केले के ऊपर या फर्श के ऊपर ऐसे बिछा देते हैं, ठीक है। बिछाने के बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग पर डे पानी डालते रहते हैं, पानी इस पर डालते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि ये 14 दिन में पूरा बढ़िया से नर्सरी तैयार हो जाती है, फिर इसको ले जाके ट्रांसप्लांट कर देते हैं। समझ में आ गया, तो यही कहानी है इसकी, डेपोग मेथड की, फिलीपींस से आई थी, ठीक है, फिलीपींस से ये आई हुई है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वही पूछ लिया कि डेपोग मेथड जो है, विधि है, इसका विकास किस देश में हुआ था, तो फिलीपींस में। देखिए एक है IRRI, ठीक है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट,
ये कहाँ है? मनीला में, मनीला में, ठीक है। और मनीला कहाँ है? फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। वहीं पे ये भी स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि सामान्य, क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। सामान्य रोपाई विधि में नर्सरी में पौध कितने दिन में रोपने योग्य हो जाते हैं? मतलब इसमें सिर्फ कहने का ये मतलब है, अगर हम लोग एक जनरल विधि से हम लोग मान लीजिए नर्सरी तैयार कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एकदम गांव में शुद्ध एकदम जो आपको आ रहा उतना कर दीजिए। तो जब हम लोग इसकी नर्सरी कह रहे हैं लगभग कितने दिन में तैयार हो, तो इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है 20 से 25 दिन में। 20 से 25 दिन में नर्सरी तैयार हो जाती है, एकदम शुद्ध गांव वाली विधि से अगर आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं, कुछ नहीं, कोई साइंटिफिक नहीं, बस जाना है खेत में, ठीक है, आपको क्या करना है, वहाँ पे नर्सरी तैयार करना है, समझ गए। तो कितना दिन में तैयार हो जाता है? तो 20 से 25 दिन में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए काफ़ी अच्छा है। कह रहा है कि विश्व में प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी है? यानी वर्ल्ड में धान की पहली ड्वार्फ वेराइटी कौन सी है, ठीक है। तो ये थी जिसका नाम था TN1, इसे क्या कहते हैं? TN1, ठीक है। ये धान की पूरे विश्व में पहली ड्वार्फ वेराइटी थी, यानी ड्वार्फ किस्म थी, ठीक है, TN1। इसको देखिए तैयार करने के लिए क्या किए थे, जो धान का डॉर्फिंग जीन है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? DGU जीन, ठीक है, इसका ये लोग क्रॉस करा दिए थे किससे? तसाई यंग चंग एक वैरायटी थी, तसाई यंग चंग, ठीक है, तसाई यंग चंग एक वैरायटी थी, उससे इन्होंने क्रॉस करा दिया था, ठीक है। क्या नाम था जिन्होंने क्रॉस कराया था? TT चंग उनका नाम था, TT चंग, ठीक है। डॉक्टर TT चंग ने इसको तैयार किया था, किसको? TN1 को। किससे क्रॉस कराया था? DGO जीन का तसाई यंग चंग से, ठीक है। कहाँ पे किया था? ताइवान में, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक। एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ये है ना, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। जो TT चंग जो थे, इन्होंने खरीदा था TN1 को, ठीक है, TN1 को, DGO जीन को, ठीक है। कहाँ से? ताइवान से खरीदा था, उसको ले आए थे IRRI मनीला में, ठीक है। तो TN1 जो वैरायटी ये तैयार की गई, ठीक है, पहली ड्वार्फ वैरायटी थी धान की। जब इसको तैयार किया गया तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर TT चंग, ठीक है। इन्होंने क्या है कि इस वैरायटी को खरीदा, ठीक है। कहाँ से खरीदा? ताइवान से, ठीक है, ताइवान में ही ये तैयार हुई थी। तो ताइवान से इसको खरीदा और लेके कहाँ आए? IRRI मनीला में, ठीक है, यानी फिलीपींस में, ठीक है। चलिए ठीक, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि विश्व का जादुई धान मिरेकल राइस, यानी वर्ल्ड लेवल पे पूछ रहा है कि मिरेकल राइस किसे कहा जाता है? तो IR8 को। IR8 एक किस्म है, ठीक है, एक वैरायटी है धान की। अगर देखिए कहीं पर IR लिखा है तो 100% क्लियर है कि ये जो धान की वैरायटी कहाँ बनाई गई है? IRRI मनीला फिलीपींस, फिलीपींस, यानी इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये वैरायटी तैयार की गई। अगर किसी भी वैरायटी के नाम में क्या है? IR, तो जो IR8 है इसे हम लोग मिरेकल राइस कहा जाता है वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड यानी विश्व स्तर पे IR8 को हम लोग क्या कहते हैं? मिरेकल राइस कहा जाता है, ठीक है, मिरेकल राइस कहा जाता है,
क्योंकि इसके मतलब पैदावार बहुत अच्छी थी, अच्छी एक किस्म थी, ठीक है। इसने एकदम पूरा क्या है जादू कर दिया था, ठीक है, जादू कर दिया था, यानी अच्छी पैदावार थी, सही थी ये वैरायटी, तो इसी वजह से मिरेकल राइस कहा जाता है। वर्ल्ड लेवल पे यानी विश्व स्तर पे धान की जो मिरेकल राइस जो किस्म है उसे कौन सी है, IR-8, ठीक है। अब देखिए IR-8 जो है इसको कैसे तैयार किया गया था। IR-8 को तैयार करने के लिए एक काम किए थे, जो धान का डॉर्फिन भी जीन है, जिसे क्या कहते हैं, DGO जीन, ठीक है, इसका क्रॉस करा दिए थे। एक पेटा वैरायटी थी, एक क्या नाम था, इसका क्रॉस किससे करा दिए थे, पेटा से, ठीक है, एक इंडोनेशियन किस्म थी, उससे उसका क्रॉस कराए थे, ठीक है। अब चलिए 1 मिनट इधर देख लीजिए, क्या है IR-8, यह एक किस्म है। ये कैसे तैयार की गई, तो एक तैयार ऐसी की गई, तो जो जो धान का डॉर्फिन जीन है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, DGO जीन, ठीक है, इसका क्रॉस करा दिए थे। एक वैरायटी थी जिसका नाम था पेटा, क्या नाम था, पेटा। इन दोनों का क्रॉस कराया, यानी इनके माता पिता IR-8 के माता पिता कौन थे, DGO जीन और पेटा। पेटा जो है एक इंडोनेशिया की वैरायटी थी, इंडोनेशिया की एक वैरायटी थी धान की, इसका क्रॉस इससे करा दिया, यानी IR-8 के माता पिता कौन है, DGO जीन और पेटा, ठीक है। इनके माता पिता से कौन बने, IR-8, ठीक है। तो समझिए IR-8 को किससे बनाया गया था, DGO जीन का क्रॉस करा दिया गया था, पेटा एक वैरायटी है उससे, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन अब ये भी पूछ लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जादुई धान किसे कहा जाता है, यानी भारत का मिरेकल राइस ऑफ इंडिया, बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जान लीजिए। मिरेकल राइस ऑफ इंडिया जया थी, जया एक किस्म जब ये तैयार कराई ना तो एकदम पूरा तहलका मचा दी थी, खूब अच्छी वैरायटी थी, खूब पैदावार हो रही थी, बहुत अच्छा सब चल रहा था, ठीक है। तो ये क्या है कि जया एक मतलब वैरायटी है धान की, उसे मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, मिरेकल राइस ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो इसे भूलना नहीं, ठीक है। चलिए अब बात ये आती है कि जया को कैसे तैयार किया गया, जया को कैसे तैयार किया गया, तो कुछ ना कुछ तो किया ही गया होगा। तो जया को तैयार करने के क्या किया गया था, एक जो पहली किस्म थी धान की, उसका क्या नाम था, TN1, इसका क्रॉस करा दिया गया था एक इंडियन वैरायटी थी जिसका नाम था T141। इन दोनों का क्या है, क्रॉस कराया गया, और फिर कौन पैदा हुआ, जया, यानी जया के माता पिता कौन है, TN1 और T141, ठीक है। ये दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो कौन मिला, जया, ठीक है। और ये क्रॉस कराने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, डॉक्टर शास्त्री, डॉक्टर शास्त्री, ठीक, तो क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी 1 मिनट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तो कभी भी हो जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि कह रहा है भारत, सॉरी 19 नंबर, धान की कौन सी प्रजाति म्यूटेंट वैरायटी है, यानी धान जो राइस है उसकी कौन सी म्यूटेंट वैरायटी का क्या नाम है, तो उसकी म्यूटेंट वैरायटी का नाम है जगन्नाथ, ठीक है। इसको तैयार करने का काम किए थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन सर, ठीक है, MS स्वामीनाथन ने किसको तैयार किया था, जगन्नाथ को। कौन म्यूटेंट वैरायटी है इसकी, धान की म्यूटेंट वैरायटी मतलब म्यूटेशन ब्रीडिंग,
का उपयोग किया गया था इसको तैयार करने के लिए, ठीक है। तो म्यूटेशन किस में कराए थे? T141, ये इस वेराइटी के अंदर म्यूटेशन कराया गया। फिर कौन बना? जगन्नाथ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है कि म्यूटेशन किस वेराइटी में कराया गया था। तो T141 यह भी एक क्या है? किस्म है, वेराइटी है किसकी? धान की। इसमें क्या है? म्यूटेशन कराया गया। कौन बना? जगन्नाथ। जब जगन्नाथ बन गए तो जगन्नाथ को क्या बोला गया? म्यूटेंट हो तुम, ठीक है, क्योंकि तुम म्यूटेशन के द्वारा तैयार हो। यानी सडनली हेरिटेबल चेंज जब कराया जाता है, यानी अगर सडनली हम लोग कोई हेरिटेबल चेंज कराते हैं, ठीक है, आनुवंशिक कोई परिवर्तन कराते हैं सडनली एकाएक, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेशन। और उससे जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? म्यूटेंट। तो जब म्यूटेशन कराया गया T141, एक वेराइटी थी धान की, किसने कराया था? MS स्वामीनाथन ने, ठीक है। तो कौन बना? जगन्नाथ। तो इनको क्या बोला गया कि जगन्नाथ तुम क्या हो? म्यूटेंट हो। क्यों म्यूटेंट हो? क्योंकि तुम म्यूटेशन ब्रीडिंग के थ्रू तैयार कराए गए हो। समझ में आया? चलिए ठीक है। अगला कह रहा है विश्व की प्रथम उच्च उपज वाली सुगंधित संकर धान किस्म कौन सी है? यानी कह रहा है वर्ल्ड की, यानी विश्व की, वर्ल्ड की पहली जो मतलब सुगंधित हाइब्रिड है राइस की, उसे क्या कहा जाता है? तो पूसा RH10, पूसा RH10 यह पूरे विश्व की पहली सुगंधित यानी महकने वाली जो किस्म थी, तो उसका क्या नाम है? पूसा RH10, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा है। कह रहा धान में जो डॉर्फिज्म है यानी बौनापन है। देखिए बौनापन हम लोग ऐसा नहीं है कि बहुत मज़ा आता है। देखिए बौना हम लोग इसलिए करते हैं ना कि जब बौने प्रजाति होती है तो जब हवाएं चलती हैं तो क्या है, ये गिरते नहीं हैं, ठीक है। जब हवा चलती है तो ये धान ऐसा नहीं है कि गिर गए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि गिर गए। अगर धान गिर जाएगा तो क्या है, पैदावार घट जाएगी। तो हमें क्या है कि पहले क्या होता था, धान बहुत बड़े बड़े होते थे तो हवाएं चलती थी तो गिर जाते थे। गिरने की वजह से क्या, पैदावार बहुत कम हो जाती थी। फिर वैज्ञानिक क्या किए, डॉर्फ जीन का यूज किए, तो और जो धान तैयार किए वो क्या है, छोटे छोटे होते थे। तो जब हवाएं चलती थीं तो हवाओं का इन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था, ये गिरते नहीं थे। तो जब गिरते नहीं थे तो इनकी पैदावार भी अच्छी खासी होती थी। तो कह रहा है कि धान के डॉर्फिज्म यानी बौनेपन के लिए, डॉर्फ होने के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है? तो DGO जीन, ठीक है, ये जिम्मेदार है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगला कह रहा है स्वर्ण सब 1, यह एक वैरायटी है धान की, ठीक है। यह किसको सहन कर लेती है, ठीक है। देखिए अगर आपका खेत है, ठीक है, और इस खेत में क्या है, पानी भरा, आपको ये लगता है कि भैया इस खेत में पानी भर जाएगा, अभी तो हम धान लगा दे रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हमारा पूरा खेत जो है वो पानी से भरा रहेगा, हमारा धनवा जो है इसी में डूबा जाएगा, ठीक है, डूब जाएगा। तो यहाँ कौन सी वैरायटी लगाएं ऐसी जिसका इस पानी में डूबे रहने से कोई दिक्कत ना आए? तो कौन सी किस्म है? स्वर्ण सब 1। यह ऐसी किस्म है कि अगर इसे पानी में डूबो के भी रखोगे तब भी इसकी पैदावार होगी। और नॉर्मल जो धान होंगे, आप अगर उसे क्या करोगे, मतलब अगर आप पानी में डुबो दोगे तो क्या है कि वो सड़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस पे क्या है कि स्वर्ण सब 1 जो हाँ मतलब एक वैरायटी है धान की, ये जल में डूबी रहती है लेकिन कोई प्रभाव इस पे नहीं पड़ता है, अच्छी पैदावार देती है, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो मेल स्टेरिलिटी का प्रयोग धान के उत्पादन में किया जाता है, किस प्रकार के धान के उत्पादन में किया जाता है? देखिए मेल स्टेरिलिटी
नाम ही इससे क्लियर है कि इसमें जो मेल होगा वो स्टेराइल हो जाएगा, ठीक है, स्टेराइल होगा। जब मेल स्टेराइल होगा, मिस्टर स्टेराइल होगा क्या, वो स्टेराइल कर दिया जाता है, ठीक है, मेल स्टेरिलिटी कर ही दी जाती है, ठीक है। तो उससे क्या है, हम लोग तैयार करते हैं हाइब्रिड, ठीक है। जब हमें किसी भी क्रॉप की कह दें या फसल की हाइब्रिड तैयार करना होता है, क्या हाइब्रिड तैयार करना हो, तो हम लोग क्या है, मेल स्टेरिलिटी का सहारा लेते हैं, मेल स्टेरिलिटी का सहारा लेते हैं। इसमें जो मेल होता है, ठीक है, उसको स्टेराइल एक तरह से कर दिया जाता है, यानी इसको अपने हिसाब से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो मेल स्टेरिलिटी है ये 3 प्रकार की होती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी और साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। ये 3 तरह की मेल स्टेरिलिटी हैं। ब्रीडिंग जब पढ़ाएंगे तो उसमें बढ़िया से बताएंगे, ठीक है, यहाँ बताने की बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, ठीक है, बस इतना जान लीजिए कि मेल को स्टेरिलिटी करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ठीक है, तो हम उससे क्या है हाइब्रिड तैयार करेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला कह रहा है, चीन में जो हाइब्रिड राइस के जनक किसी का, यानी फादर ऑफ, क्या है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन चाइना में, ठीक है, तो युआन लॉन्गपिंग, यही जो है युआन लॉन्गपिंग, यही क्या है, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन चाइना, ठीक है। अब अगर कहते फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया, एकदम रट लीजिएगा, फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया, तो यस ए कौन है, यस ए सिद्दीकी, डॉक्टर यस ए सिद्दीकी एक साइंटिस्ट थे, डॉक्टर यस ए सिद्दीकी को फादर ऑफ हाइब्रिड राइस इन इंडिया कहा जाता है, यानी भारत में हाइब्रिड राइस का पिता किसे कहा जाता है, डॉक्टर यस ए सिद्दीकी को। और ये चीन में जो पूछा जा गया है तो युआन लॉन्गपिंग, ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में हरित क्रांति के समय धान की किस किस्म का बड़ा योगदान था। देखिए जब भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है, तो उस समय धान की जो किस्म बहुत ज़्यादा एकदम गर्दा मचा दी थी एकदम, ठीक है, वो कौन सी थी, IR8 जो किस्म थी, ठीक है, ये एकदम जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था भारत में तो एकदम गर्दा मचा दी। और अगर कभी पूछे वीट की कौन सी वैरायटी थी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी हरित क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दी थी, तो उसका नाम था HD2329, एक वैरायटी थी, किसकी थी, वीट की। जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो उस समय ये वैरायटी बहुत बड़ा योगदान दी थी, ठीक है, इसके भूलना नहीं है। वीट की कौन सी वैरायटी ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय बहुत बड़ा योगदान दी थी, तो HD2329। और अगर पूछ ले ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय धान की कौन सी वैरायटी थी जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपना, तो IR8। तो धान और गेहूँ आपका क्लियर हो गया, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान के खेत में जो मथाई या गारा बनाने की क्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए हर किसी के घर पे खेत होगा, और खेत में जब हम लोग क्या करते हैं, धान लगाना होता है, तो हमारे पिताजी क्या करते हैं, पहले तो मान लीजिए खेत की जुताई करा दिए, फिर क्या है कि इसमें पानी डाल देते हैं, इसमें पानी, खेत में क्या है, पानी डाल देते हैं, ठीक है, फिर क्या है कि पानी डालने के बाद फिर इसकी जुताई कराते हैं, तो इसको पूरी तरह से एकदम उसकी मिट्टी को लेई जैसा एकदम बना देते हैं, खेत की मिट्टी को, ठीक है।
तो जो पानी भर के फिर उस खेत को जोतना और पूरी मिट्टी को एकदम लेई की तरह बना देना पडलिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? पडलिंग। पडलिंग उसे कहते हैं। यानी खेतवा में जो पानी भर के फिर उसकी क्या है, जुताई करते हो, ठीक है, फिर उसके एकदम पाटा लगा देते हो, तो उससे क्या है, एकदम मिट्टी पूरा एकदम लेई जैसी हो जाती है। तो वही क्या है, पडलिंग। समझ गए? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पडलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। यानी आपके पिताजी खेतवा में पानी भर भर के फिर उसको खूब जोतवा रहे हैं, ठीक है। जब धान लगाना है तो क्या है, पहले खेत में पानी भर के खूब उसको जोताई करवा रहे हैं, जुताई एकदम पूरा करवा रहे हैं, तो इसे क्या बोलेंगे, पडलिंग। कह रहा है कि इसका उद्देश्य क्या होता है। देखिए, इसका उद्देश्य यही होता है कि जब पडलिंग की क्रिया कर देते हैं ना, जब पडलिंग की क्रिया की जाती है तो क्या है कि एक लेयर बन जाती है आपके खेत में, इस तरह की एक लेयर बन जाती है जो कि परकोलेशन की क्रिया को कम कर देती है। परकोलेशन की क्रिया को कम कर दी। परकोलेशन क्या है? डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी जमीन वो जल का नीचे की तरफ जाना जो है, यही क्या है, परकोलेशन, ठीक है। तो क्या है, पानी को हम लोग क्या करते हैं, नीचे की तरफ नहीं जाने देते हैं। जब हम लोग पडलिंग कर देते हैं तो यही परकोलेशन की क्रिया कम हो जाती है, यानी पानी नीचे की तरफ नहीं जा पाता है, ठीक है। तो यही पानी के रिसाव यानी परकोलेशन को कम करना, यही सही हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है धान की फसल के लिए नाइट्रोजन का सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है। यानी वह कौन सा फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन युक्त जो कि धान की फसल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो अमोनियम सल्फेट या यूरिया, दोनों क्या हैं, अच्छे हैं, मतलब अच्छा माना जाता है धान की खेती के लिए इनको देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की खेत में नाइट्रोजन की हानि मुख्यतः किस रूप में होती है। तो देखिए, एक किस रूप में होती है, डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के द्वारा, ठीक है, डीनाइट्रिफिकेशन और लीचिंग के द्वारा। देखिए, एक क्रिया होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, ठीक है, जिसमें हम लोग हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है इसको बदल दिया जाता है किसमें, नाइट्रेट में, NO3- इसको क्या कहा जाता है, नाइट्रेट, ठीक है। और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं, नाइट्रेट के ही रूप में लेते हैं। तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलना क्या कहलाता है, नाइट्रिफिकेशन। लेकिन यही उल्टा कर दे, नाइट्रेट जो किस में बदल जा रहा है, इस नाइट्रोजन में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। नाइट्रेट किस में बदल जाए, नाइट्रोजन में, तो क्या कहलाएगा ये, डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। और अगर नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदल रहा है तो इसे क्या बोलेंगे, नाइट्रिफिकेशन। और इसी पौधे नाइट्रोजन को कभी डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि धान की खेत में जो है, जब हम लोग मतलब नाइट्रोजन डालते हैं तो नाइट्रोजन का लॉस हो जाता है, ठीक है। तो कैसे नाइट्रोजन का लॉस होता है, एक तो देखिए यही डीनाइट्रिफिकेशन की क्रिया हो जाती है जिसकी वजह से लॉस हो जाता है, ठीक है। और दूसरा है लीचिंग, लीचिंग में भी क्या है कि नीचे चला जाता है जो भी मतलब हम लोग नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, समझ गए। चलिए ठीक है। अगला कह रहा है कि धान के खेत में यूरिया का प्रयोग मिट्टी के किस क्षेत्र में करना चाहिए, ठीक है। तो रिड्यूस जोन में करना चाहिए, यूरिया का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, रिड्यूस जोन, ठीक है। दो जोन होते हैं, एक ऑक्सीडाइज जोन होता है जो कि एरोबिक होता है, यानी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है,
और रिड्यूस जोन जो होता है वो एनारोबिक होता है, एनाएरोबिक होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, तो यही सब है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सदाबहार क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, जिंक की कमी से कौन सा प्रसिद्ध रोग होता है धान में, यानी राइस में जिंक की कमी से, किसकी, जिंक की कमी से, जिंक की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत बढ़िया, खैरा बीमारी, खैरा रोग होता है किसकी वजह से, जिंक की कमी की वजह से। किसमें होता है, धान में। ठीक है, आगे और चीज़ें बताते हैं, क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान में जो खैरा रोग है उसकी खोज सर्वप्रथम किसने किया, यानी ये जो मान लीजिए धान है और किसी को पता चल गया कि धान में क्या लगा है, खैरा रोग। ठीक है, खैरा रोग, तो इस खैरा रोग का पता किस साइंटिस्ट ने लगाया था? उनका नाम था डॉक्टर वाई.एल. नेने, डॉक्टर वाई.एल. नेने ने। इन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड में खैरा रोग की खोज किया था। कहाँ पे, उत्तराखंड में। वाई.एल. नेने नाम के एक वैज्ञानिक ने खैरा रोग की खोज किया था, और ख़ास करके उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में। ठीक है, तराई क्षेत्र में ही खैरा डिजीज की खोज की थी। क्यों, देखिए तराई क्षेत्र में जिंक की कमी होगी ही होगी, तराई क्षेत्र में जिंक की कमी होना ही होना है, और वहीं पे क्या है, इसकी खोज हुई थी खैरा रोग की या खैरा डिजीज की। किसने किया था, वाई.एल. नेने ने। कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए ठीक है। अगला ये कह रहा है कि अगर खैरा रोग के नियंत्रण के लिए किसका छिड़काव करेंगे? देखिए, जिसकी कमी होगी, जिस चीज़ की कमी होगी वही दे दीजिए, बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर खैरा रोग जिंक की कमी से हो रहा है, अगर खैरा रोग जिंक की कमी से हो रहा है, तो हमें देना भी क्या पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए, जिंक ही। तो जिंक सल्फेट और चूना मिला के दे देंगे, खैरा बीमारी ठीक हो जाएगी। समझ गए? चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि धान में जो है आयरन की कमी से पत्तियां कैसी हो जाती हैं? क्लोरोसिस हो जाता है, सफ़ेद हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, यानी येलोइंग ऑफ लीफ। ठीक है, लीफ क्या है, येलो हो जाती हैं। जैसे धान की मान लीजिए ये पत्ती है, तो ये पत्ती क्या हो जाएगी, पीली पड़ जाएगी, येलोइंग हो जाएगी, क्लोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, अगर आयरन की कमी इस पत्ती में हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान के खेत में जैविक उर्वरक के रूप में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है? नीली हरी शैवाल, जिसे हम लोग कहते हैं एजोला, एजोला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एजोला जो है धान के खेत में रहता है, और ये क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसका कार्य क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य है। यह एजोला क्या है, धान के खेत में रहता है। धान का खेत एजोला को रहने के लिए जगह देता है, और एजोला कहता है कि अगर आप हमें रहने की जगह दिए हो तो हम आपको भी कुछ देना चाहते हैं। जो इस वातावरण में आपके नाइट्रोजन घूम रही है, हम इसका फिक्सेशन करेंगे, और इस नाइट्रोजन को हम लोग नाइट्रेट के रूप में आपको देंगे, और आप ले लीजिएगा नाइट्रेट के रूप में। आपको तो नाइट्रोजन ऐसे भी नाइट्रेट के रूप में लेनी है। किससे कह रहा है, धान से कह रहा है। एजोला क्या कह रहा है, धान से एजोला बोला कि अगर आप मुझे रहने की जगह दे रहे हो खेत में अपने साथ, तो हम भी आपको कुछ देना चाहते हैं। धान बोले, क्या देना चाहते हो? बोले कि ये जो वातावरण में, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन घूम रही है,
इसका हम फिक्सेशन करके नाइट्रेट बना के आपको देना चाह रहे हैं और आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो हम बोले हाँ ये तो सही बात है। तो बोले ठीक है दीजिए। तो ये क्या है, एजोला यही काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसको नाइट्रेट में बदलता है और वो नाइट्रेट को धान ले लेता है। ठीक है, समझ में आया? चलो ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, एजोला के अंदर भी एजोला ये काम अकेले नहीं कर सकता है। ठीक है, एजोला नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य अकेले नहीं कर सकता है। एजोला की पत्ती में एक ब्लू ग्रीन एल्गी पाया जाता है जिसे एनावीना कहा जाता है। एजोला की पत्ती में एक ब्लू ग्रीन एल्गी नीली हरी शैवाल पाई जाती है जिसका नाम क्या है, एनावीना। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है, अभी बता दिया हूँ, कोई बताएगा नहीं। ठीक है, कि एनावीना एजोला की लीफ में कौन सा नीली हरी शैवाल पाई जाती है, तो एनावीना। ठीक है, दोनों मिल के एकदम नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। समझ में आया? चलो ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की फसल की कुल जल मांग यानी वाटर रिक्वायरमेंट लगभग कितनी होती है। यानी अगर आपको धान पैदा करना है, ठीक है, धान को पूरा हमें पैदा करना है, तो पूरा धान एकदम शुरू से लेके लास्ट तक कितना पानी की ज़रूरत होगी जब तक कि एक कट के घर में ना पहुंच जाए आपको। तो 900 से 2500 mm वाटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि धान की फसल की सिंचाई की सबसे मोस्ट क्रिटिकल स्टेज कौन सा है। तो देखिए ये है बूटिंग स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज। बूटिंग स्टेज एक होती है और फ्लावरिंग स्टेज, यही जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है धान के सिंचाई की, इरिगेशन की। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 किलोग्राम धान उत्पन्न करने के लिए लगभग कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है। 1 केजी धान हमें उत्पन्न करना है, तैयार करना है, कितना पानी लगेगा। तो इसके लिए 3000 से 5000 लीटर पानी जब दोगे, 3000 से 5000 लीटर जब पानी दोगे तब 1 किलो धान पैदा होगा। समझ गए? चलो ठीक है। अगला ये क्वेश्चन कह रहा है कि धान की रोपाई के बाद खेत में पानी की गहराई कितनी रखनी चाहिए। यानी क्या है, ये आपका खेत है, आप अपने खेत में धान की रोपाई कर दिए हो, आप अपने खेत में धान की रोपाई कर चुके हो। कह रहा है अब पानी की गहराई यानी इस धान की जो सीडलिंग है, ठीक है, नर्सरी है, इसको कितनी गहराई में पानी में रखेंगे। ठीक है, कितना पानी लगभग रखेंगे। तो यह 2 से 5 सेंटीमीटर गहरा पानी इसमें रखेंगे, उतना, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान की कटाई में कितने दिन पूर्व सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। यानी मतलब अगर आप धान की कटाई करने जा रहे हो तो कितने दिन पहले उसमें पानी देना बंद कर दोगे। तो 10 से 15 दिन पहले पानी देना बंद कर देना, 10 से 15 दिन पहले पानी देना बंद कर देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो ये कह रहा है कि धान की फसल का मुख्य नकलची खरपतवार मिमिक्री वीड कौन सा है। तो इसे ही क्या कहते हैं, इकाइनोक्लोया स्पीसीज, यानी सावा या जंगली धान। बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रट लेना। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इसी के साथ हम लोग इसको बंद करेंगे।